इस एपिसोड में उम्मीद है पूरी फैमिली अच्छी होगी, अपना और अपनों का ख्याल रख रही होगी। 9 घंटे के अंदर 2 अलग अलग महिलाओं के साथ ज़बरदस्ती और फिर एक मर्डर। मतलब पेशेवर कातिल भी या पेशेवर क्रिमिनल भी जब कोई क्राइम करते हैं तो बहुत प्लानिंग और सोच समझ कर करते हैं। यहाँ सिर्फ क्रिमिनल एक 19 साल का लड़का है। 19 साल के एक लड़के के अंदर इतनी सारी सोच और ऐसी चीज़ें, ऐसी प्लानिंग, ऐसी साजिश, सोच के परे की चीज़ है। वो भी वो लड़का जिसने अभी हाल में 12th का एग्ज़ाम दिया, 90% मार्क्स के साथ पास हुआ, और वो 2 अलग अलग शहरों में 9 घंटे के अंदर 2 क्राइम करता है। फिर उसके बाद उसका आप दिमाग देखें कि पुलिस से कैसे बचना है, क्या क्या ऐसी चीज़ करनी है कि पुलिस उस तक ना पहुँचे, और पुलिस को दूर रखने के लिए, गुमराह करने के लिए क्या क्या कदम उठाने, ये सब उसके दिमाग में चल रहा था। खुद पुलिस हैरान है क्योंकि उसका पिछला कोई रिकॉर्ड नहीं है राहुल का। आईआरएस अफसर की 22 साल की बेटी के साथ जो रेप हुआ और जो मर्डर हुआ 22 अप्रैल को दिल्ली की अमर कॉलोनी में, मैं उसी के आरोपी राहुल की बात कर रहा हूँ। उसका कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड नहीं, 21 अप्रैल की रात से पहले और 22 अप्रैल की सुबह तक। लेकिन उसके बावजूद जो कुछ उसने सोचा, उसकी सोच बताती है कि वो एक क्रिमिनल माइंड का लड़का था। पुलिस को उलझाने के लिए क्या क्या करना है, पुलिस से बचने के लिए कैसे कहाँ जाना है, किसको कांटेक्ट करना है, किस जरिए से कांटेक्ट करना है। क्राइम करने के बाद सबसे पहले राहुल कहाँ गया, किससे फ़ोन पे बात की, फ़ोन पे क्या कहा, और जब पुलिस को 4 दिन की उसकी कस्टडी मिली तो पुलिस ने जब उससे पूछताछ की तो उसने क्या जवाब दिया, ये पूरी कहानी आपके सामने है। 22 अप्रैल की सुबह तक की कहानी तो आपको पता है, कल भी सुनाई थी। 7:22 पर राहुल आईआरएस अफसर के घर से बाहर निकलता है। सीसीटीवी कैमरे इसके गवाह हैं। ये जो तस्वीर है ये 7:22 पर राहुल के आईआरएस अफसर के घर से बाहर निकलते हुए की। पीली शर्ट है, सफ़ेद पैंट है, स्लीपर है और पीठ पर एक पिट्ठू बैग है। अब यहाँ से इस घर से मेन गेट की दूरी पैदल चलने में कम से कम 5 मिनट लग जाता है, जो सबसे मेन गेट है इस कॉलोनी का। राहुल यहाँ से निकलने के बाद मेन गेट पर पहुँचता है। मेन गेट पर जाने के बाद वो थोड़ा आगे पैदल और चलता है, क्योंकि उसे डर था कि अब तक कहीं इंसिडेंट की खबर पता ना चल जाए और लोग उसके पीछे आए। तो बहुत तेज़ कदमों से उसके बाद आगे आगे चलता है। फिर सड़क किनारे एक टैक्सी को हाथ देता है। टैक्सी रुकती है, वो उसमें बैठता है और कहता है कि पालम रेलवे स्टेशन ले चलो। अब वो टैक्सी से बैठकर पालम रेलवे स्टेशन पहुंचता है। अब तक वक्त करीब अभी 8 बजे के आसपास का होगा। उसका इरादा ये था कि पालम रेलवे स्टेशन से वो कोई ऐसी लोकल पकड़ेगा ट्रेन जो राजस्थान की तरफ जाती है। हालांकि उसे अपने घर अलवर के राजगढ़ नहीं जाना था, लेकिन राजस्थान के और भी अलग अलग इलाकों में उसके बहुत सारे जानकार, दोस्त, रिलेटिव रहते थे, और उसे पता था कि यहाँ दिल्ली में उसने इस क्राइम को अंजाम दिया है। दिल्ली पुलिस सीसीटीवी के ज़रिए उस तक पहुँचने की कोशिश करेगी, तो इसलिए वो दिल्ली से दूरी बनाकर रखना चाहता था। लेकिन जब वो पालम रेलवे स्टेशन पहुँचता और पता करता है कि कोई ट्रेन इस वक्त जो राजस्थान की तरफ जा रही है, तो पता चलता है कि अभी तो नहीं है, 1.5 घंटे के बाद है। अब चूँकि वो एक कातिल एक ज़बरदस्ती करके आया है, मन में खौफ भी है कि कहीं पुलिस यहाँ तक ना आ जाए, तो इसलिए वो एक जगह पर ज़्यादा देर तक रुकना नहीं चाहता था। 1.5 घंटे तक ट्रेन का इंतज़ार एक प्लेटफॉर्म पर करना रिस्की था। राहुल अपना फैसला बदलता है, पालम रेलवे स्टेशन से बाहर निकलता है। इसके बाद वो एक दूसरी टैक्सी करता है और फिर सीधे वहाँ से द्वारका सेक्टर 9 पहुँचता है। द्वारका सेक्टर 9 इसलिए कि इससे पहले राहुल का एक जानने वाला था जो द्वारका सेक्टर 9 में काम कर चुका था और उसे आसपास के लोकेशन का भी पता था। वो द्वारका सेक्टर 9 जाता है, उसी कपड़े में पिट्ठू बैग अब भी उसके पीठ पर है, और फिर द्वारका सेक्टर 9 में जाने के बाद एक कैसल मेरिडियन होटल है। ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं ये उसी होटल की तस्वीर है, कैसल मेरिडियन होटल। ये वहाँ काउंटर पर जाता है और एक रूम बुक करता है, रूम नंबर 201। फिर उसी रूम में एंट्री करता है। इसने अपने चूँकि कार्ड वार्ड दिए तो होटल वालों को भी कोई ऑब्जेक्शन थी नहीं।
और दे दिया। और अब तक राहुल की खबर या तस्वीर इस तरीके से सामने नहीं आई थी। अब राहुल सीधे रूम में जाता है और इसके बाद वो रूम से बाहर नहीं निकलता। जब उसने चेक इन किया कैसल मेरिडियन में, द्वारका सेक्टर 9 में, जो कि कैलाश कॉलोनी जहाँ उसने क्राइम किया था उससे करीब करीब 15 किलोमीटर की दूरी पर है और एयरपोर्ट के करीब है, और वहाँ से फिर गुरुग्राम और फिर राजस्थान का रास्ता भी जाता है मुंबई दिल्ली एक्सप्रेसवे के ज़रिए। लेकिन वो किसी तरह से वक्त ख़रीदना चाहता था ताकि छुपे और फिर आराम से निकले। अब वो 201 रूम के अंदर है 9:30 बजे। अंदर जाने के बाद वो जो पहला काम करता है वो फ़ोन निकालता है। वो फ़ोन उसका अपना नहीं है, वो गिरवी ऑलरेडी लूडो की लत के चक्कर में। उस फ़ोन से अब वो उसी होटल के वाईफाई का पासवर्ड पूछता है। जो भी होटल के अंदर आकर रुकते हैं जो गेस्ट, उनको पासवर्ड दे दिया जाता है होटल के अंदर वाईफाई यूज़ करने के लिए। तो होटल का वाईफाई पासवर्ड लेता है, मोबाइल को अपने ऑन करता है और उस वाईफाई से वो पहला कॉल गुरुग्राम में रहने वाले अपने चचेरे भाई, उसके चाचा के बेटे को करता है, जो गुरुग्राम में एक कंपनी में नौकरी करता है। फ़ोन करने के बाद वो उससे पूछता है, ये घबराया हुआ था। उसका कज़न उससे पूछता है, तेरी आवाज़ इतनी घबराहट में क्यों है, तू घबराया हुआ क्यों है? तब वो कहता है अपने भाई से, कज़न से, कि भाई मैंने दिल्ली में एक कांड कर दिया है और शायद मैं मरने वाला हूँ। पुलिस मुझे कभी भी पकड़ लेगी। लेकिन मैंने जो अलवर के बारे में मेरे ऊपर इल्ज़ाम लग रहा है वो झूठा है, मैंने अलवर में कोई रेप नहीं किया। चूँकि उसके कज़न को ये पता था कि अलवर में उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो चुका है एक रात पहले, वो चाचा का बेटा है तो गांव की सारी खबरें उस तक भी हैं। तब उसने कहा कि अलवर वाली बात झूठ है, लेकिन मैंने दिल्ली में एक कांड कर दिया है। क्या किया ये उसने नहीं बताया, पर उसने कहा कर दिया है, शायद मैं मर जाऊं और वरना पुलिस तो मुझे पकड़ ही लेगी। इतना बताकर वो फ़ोन काट देता है। अब इसके बाद वो इसी कैसल मेरिडियन होटल के अंदर है। पुलिस अब तक राहुल को सीसीटीवी कैमरे के ज़रिए पहचान चुकी थी। हालांकि पुलिस इस बात को भी लेकर परेशान थी कि 8 महीने तक इस घर में राहुल ने काम किया। इस दौरान में घर का सारा सामान, रोज़मर्रे की ज़रूरत की चीज़ लाने का काम वही करता था और उसे पता था कि इस कॉलोनी में चारों तरफ सीसीटीवी कैमरे लगे। उसे ये भी पता था कि इस घर के सामने भी कैमरे लगे जहाँ वो कार के पास खड़ा हुआ था। उसे ये भी पता है कि मेन इस कॉलोनी के एंट्री के मेन गेट पर भी कैमरे लगे। तो पुलिस को ये समझ में नहीं आया कि अगर वो इस घर में किसी क्राइम को करने के इरादे से आया था तो उसने अपना चेहरा क्यों नहीं ढका, या तो कैप से या फिर मास्क से, किसी भी चीज़ से। पर फिर पुलिस को लगा कि शायद उसे ये एहसास हो, डर हो कि अगर चेहरा ढक के जाएंगे तो लोगों का ध्यान उसकी तरफ जाएगा। तो खैर, अब पुलिस को राहुल का पता मालूम था। राहुल को ढूंढने के लिए अलवर के राजगढ़ में एक टीम जाती है, लेकिन राहुल वहाँ था नहीं, मोबाइल उसका बंद, नंबर ऑन नहीं। तब पुलिस फिर ऐसे लोगों की तलाश शुरू करती है जो दिल्ली में या दिल्ली के आसपास रहते हैं, जो राहुल के दोस्त हों या रिश्तेदार हों। तो जब घर वालों से पूछताछ होती है, गांव वालों से पूछताछ होती है, तब वो बताते हैं कि साहब गुरुग्राम में उसका एक कज़न रहता है और उसके साथ उसकी करीबी भी है। तो जैसे ये बात पता चलती है, पुलिस को लगा कि वो पक्का गुरुग्राम में अपने भाई के यहाँ छुपा होगा। अब गांव वालों से पुलिस उस कज़न का नंबर लेती है, उस नंबर को सर्विलांस पर लगाती है, लेकिन कोई ऐसी जानकारी नहीं मिलती। पर हाँ, पुलिस देखती है कि इसके बाद 2-3 कॉल इंटरनेट कॉलिंग के थ्रू की गए। तब तक पुलिस की एक टीम गुरुग्राम पहुंच गई थी, उसके कज़न को उठा लिया। उसके बाद पुलिस अपने साथ लाई, अब कड़ाई से पूछताछ। तब कज़न ने पहली बार बताया कि सुबह उसके पास एक कॉल आया था और कॉल राहुल ने किया था, और राहुल ने ये कहा था कि दिल्ली में मुझसे एक कांड हो गया, पुलिस मुझे पकड़ लेगी, मैं मर भी सकता हूँ, लेकिन अलवर में मैंने कुछ नहीं किया। अब जब ये सारी चीज़ें पता चली तो फिर पुलिस ने उस कॉल को जो किया और जो भी नंबर था उसके ज़रिए फिर डिटेल पता करना शुरू किया। तो पता चला कि ये दिल्ली के द्वारका सेक्टर 9 के होटल
कैसल मेरिडियन के वाईफाई को इस्तेमाल कर फ़ोन किया गया। पुलिस की फ़ौरन एक टीम पहुंचती है और ये सारी चीज़ों में कई घंटे बीत चुके। अब शाम के करीब 6 बजने वाले हैं। 5:45 के आसपास पुलिस की टीम कैसल मेरिडियन में दाखिल होती है, लेकिन सादी वर्दी में, ताकि उन्हें यह था कि अगर राहुल कहीं आसपास हो, रिसेप्शन पे हो, तो पुलिस की वर्दी देखकर भाग न जाए। पर इत्तेफाक से कोई था नहीं। पुलिस जाकर पूछती है, तस्वीर दिखाती है, रजिस्टर मांगती है कि आज कौन कौन यहाँ आया। इत्तेफाक से उस रजिस्टर में राहुल का नाम भी असली था। वो अपने ओरिजिनल नेम से उसने रूम लिया था। इसके बाद रूम नंबर पता चलता है। पुलिस होटल के स्टाफ, हाउसकीपिंग वालों को साथ लेकर 201 के बाहर जाती है। डोरबेल बजाती है। हाउसकीपिंग वाला बताता है कि मैं कौन हूँ। राहुल को लगा कि होटल वाला है। दरवाज़ा खोलता है, पीछे सादी वर्दी में पुलिस। राहुल अब दिल्ली पुलिस के शिकंजे में था। इसके बाद पुलिस अब उसे लेकर अपने साथ वापस आती है अमर कॉलोनी, जो थाना पड़ता है, वहाँ। थाने में लाकर अब राहुल से पूछताछ शुरू होती है। राहुल से अलग अलग किस्तों में लंबी पूछताछ हुई। उस पूरी पूछताछ में राहुल ने क्या क्या बताया, दिल्ली पुलिस के जो सोर्सेज उनके हवाले से आपके सामने रखता हूं। जो पहली चीज थी वो ये कि तुमने ये क्राइम किया, IRS अफसर की 22 साल की बेटी का मर्डर किया, रेप किया। पहले तो राहुल को लगा कि कत्ल वाली बात तो चलो ठीक है, रेप की बात से मुकर जाओ। उसने कहा नहीं, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। फिर जब पुलिस ने कैमरे, जो CCTV कैमरे की तस्वीरें और वो दिखाई, उसके जाने की और आने की, और दोनों तस्वीरों में फ़र्क था। राहुल जब गया तो पीली शर्ट, काली पैंट और शूज़ में गया था, कोई पिट्ठू बैग नहीं। लेकिन जब वह वापस आया तो पीली शर्ट, वाइट ट्राउज़र और स्लीपर, जूता गायब और पीठ पे पिट्ठू बैग। 3 कैमरों के ज़रिए जब राहुल को दिखाया गया टाइमिंग के साथ कि तुम यहाँ थे, तो फिर राहुल के पास इनकार करने की कोई वजह नहीं थी। फिर उसने कहा हाँ मैं घर गया। फिर भी उसने पुलिस को गुमराह करने की कोशिश की। उसने कहा कि 1.5 महीने पहले जब मुझे निकाला गया था, मेरे पे कुछ पैसे घर वालों के पास थे, तो मुझे आंटी ने कहा कि ठीक है तुम आ जाना और ले लेना। आंटी मतलब IRS अफसर की वाइफ और उस 22 साल की लड़की की माँ। तो उसने कहा मैं अपने पैसे लेने गया था। पुलिस ने कहा कि हमारी उनकी वाइफ से बातचीत हुई है, तुम्हारी तो कोई बात ही नहीं हुई और ना तुम्हारे ऊपर कोई बकाया था उनका। उसने कहा कि नहीं, मुझे बुलाया था। अब पुलिस ने फिर सख्ती से एक एक करके सारे सवाल जब पूछने लगे, तब उसने बताया कि मैं लूडो में पैसे हार गया था, मेरा दोस्त है एक विष्णु, और पैसे कैसे हार। इसने कहा मेरा नसीब बड़ा अच्छा था। 20 अप्रैल तक ये लूडो खेल के ऑनलाइन गेमिंग से 5 लाख रुपए जीत गया था राहुल। पहली बार जब से उसको इसकी लत लगी थी, इतना बड़ा अमाउंट जीता था। और जब वो खेल रहा था, उसके साथ उसका दोस्त राहुल भी बैठा था और वो भी खेल रहा था। लेकिन राहुल नहीं जीत पाया और राहुल के पास कुल जो पैसे थे 90,000 वही जीत पाया था, और ये 5 लाख। अब इसमें होता ही है कि कुछ पैसे तुम दो, कुछ खेल लो। तो उसने कहा देख, मैंने भी कुछ पैसे दिए, तूने 5 लाख दिए, इसमें से मुझे दे। उसने कहा मैं पैसे तो दूंगा नहीं, ये तो मैंने जीता है। तो जब बात बनी नहीं तो उसने कहा अच्छा ठीक है, तेरा नसीब अच्छा है, किस्मत अच्छा है, तो एक काम कर, ये 90,000 ले, तो मेरे इन पैसों से भी आज लूडो खेल, क्योंकि आज तो सिर्फ जीत रहा है, लेकिन ये जो मैं तो हार रहा हूँ तो मैं खेलूंगा नहीं। तो तू मेरे पैसे दाव पे लगा और मुझे जीत के दे। तो अपने 5 में से नहीं देना चाहता है। उसने कहा ठीक है। अब उसने अपने दोस्त विष्णु के 90,000 रुपये पर ऑनलाइन गेमिंग के तहत लूडो खेलना शुरू किया, और जैसे ही ये किया, बदनसीबी का दौर शुरू हो गया। वो धीरे धीरे करके अपने दोस्त के 90,000 हार गए। अब उसके दोस्त को गुस्सा है कि तू अपना तो जीत गया 5 लाख, मेरे 90,000 हार गया, मुझे सारे पैसे दे। उसने कहा तुमने कहा खेलने के लिए, मैं खेला, मैं हार गया, ये तो लक की बात है, तो मैं तुम्हें कहाँ से दूँ। उसने कहा नहीं, तुझे देना पड़ेगा, तो उन 5 लाख में से दे। तो कहते हैं कि इसके बाद उस 90,000 को वापस लाने के लिए राहुल ने कहा ठीक है मैं तुझे देता हूँ, मैं अपने पैसे से अब खेलता हूँ। अब वो जो 5 लाख जीता था, उसने उससे लूडो खेलना शुरू किया। पर बदनसीबी ये कि धीरे 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 करके उस 90,000 को वापस लाने के लिए राहुल अपने 5 लाख भी हार गया जो वो जीता था।
अब उधर 5 लाख हार गया, दोस्त के 90,000 हार गया, अब उसके पास कोई पैसे नहीं। फिर उसने मोबाइल गिरवी रख दिया कि शायद एक बाजी से बाजी पलट जाए, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। अब जब बिल्कुल पैसे खत्म और सारे पैसे हार गया, तब विष्णु अड़ गया कि नहीं, मुझे तुमको पैसे देने पड़ेंगे, और जो 90,000 तुम खेल रहे थे वो कम से कम मुझे लौटाओ। उसने कहा पैसे हैं नहीं। उसने कहा दो, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। तब उसने कहा अच्छा ठीक है, मैं पैसे का इंतज़ाम करके तुम्हें देता हूँ। अब तक क्राइम दिल्ली में कहाँ क्या कैसे करना ये राहुल के दिमाग में नहीं है, अभी तक सिर्फ पैसे लौटाने की बात है। अब इसके बाद उसी रात ये सब खत्म हो गया, ये दोनों बाइक पर जा रहे हैं। विष्णु को गांव में एक शादी में जाना था, उसको शादी में जाना था। उसने कहा तू मेरी बाइक और चाबी ले और ये घर पे मैंने पहुंचा दे, चाबी मेरी वाइफ को दे दे और मैं शादी में जा रहा हूँ। तो बकौल विष्णु इसके बाद राहुल उसके घर जाता है। बीवी अकेली थी, वो चाबी देने के लिए दरवाज़ा खुलवाता है, बीवी को देखता है, फिर उसके साथ ज़बरदस्ती करता है और उसी की बीवी का मोबाइल उठाता है जिसमें 2 सिम थे, एक तोड़ देता है, एक उसी में रहने देता है और फिर उसी मोटरसाइकिल पर जो वो देने आया था वहाँ से भाग जाता है और फिर दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर जाकर बाइक को रोक देता है और एक वैन में लिफ्ट लेता है। अब उसके दिमाग में जब वो मुंबई एक्सप्रेसवे तक पहुंचा तो ये था कि अब क्या करें। तब पहली बार उसे ख्याल आया कि दिल्ली में अमर कॉलोनी चलते हैं, क्योंकि 1.5 महीने पहले उसने नौकरी छोड़ी थी, 8 महीना कर चुका था, उस घर की एक एक रूटीन से वो वाकिफ था। तब उसने कहा वहाँ चलते हैं, वहाँ अलमारी में मैंने देखे हैं काफ़ी कैश होते हैं, 2-2.5 लाख तो होते ही, इतना आधा दे दूंगा विष्णु को, आधा काम हो जाएगा। तब वो कैब वाले से कहता मुझे दिल्ली ले चलो और अमर कॉलोनी के ठीक थोड़ा पहले वो आकर रुक जाता है। रुकने के बाद फिर वहाँ से पैदल आता है, फिर तस्वीरें आपने देखी हैं और उसे पता था रूटीन क्या है, तो इसीलिए टाइमिंग का बड़ा ख्याल रखता है कि 6 बजे हस्बैंड वाइफ जिम जाते हैं और 7:30 लौटते हैं। 2 जो और नौकर काम करते हैं वो 8 बजे आते हैं, यानी कि 6 से 7:30 का वो टाइम है जब घर में कोई नहीं होता, कई बार उनकी बेटी भी नहीं होती। इसी के बाद वो घर पहुंचता है 6:36 के आसपास सुबह, पर वहाँ जाता है तो घर में बेटी। अब उसे लगा ये क्या, चोरी कैसे करे। बेटी भी समझ गई अभी इसको निकाला गया और यहाँ सुबह सुबह इस तरह, समझ गई गड़बड़ है। वो शोर मचाना चाहती थी, उसने उस पर काबू पाने की कोशिश की, फिर उसने उसके सर पर जोर से मारा। इसके बाद वो बेहोश हो गई। बेहोश होने के बाद उसने उसके साथ ज़बरदस्ती की, फिर उसके थंब इम्प्रेशन से लॉकर खोलने की कोशिश की, नहीं खुला तो फिर तोड़ा और करीब 2 से 2.5 लाख रुपए और कुछ जेवर निकाले, बैग में डाले, पैंट बदला जिस पर खून लग गए, जूता बदला जिस पर खून लग गए, स्लीपर पहना, उसी घर का पिट्ठू बैग लिया, उसमें चोरी का माल डाला और लेकर चला गया। और फिर यहाँ से आपको पता है कि वो कैसल मेरिडियन होटल तक पहुँचा था। अब पुलिस ने पूछा कि तुम उस घर में थे, उस घर के लोगों का बर्ताव कैसा था। उसने कहा मैंने वहाँ 8 महीने काम किए, 8 महीने में मुझे हर महीने ये 20,000 रुपये दिया करते थे महीना, ठीक ठाक था 20,000 रुपये। और उसने कहा उन घर वालों का बर्ताव मेरे प्रति बहुत ही अच्छा था, वो बहुत तमीज़ से पेश आते थे, यहाँ तक कि त्यौहार के मौके पर, होली दिवाली पर वो हमें बोनस भी देते थे, कपड़े भी देते थे कि त्यौहार है लो। तो पुलिस ने पूछा जब घर वाले इतने अच्छे थे तो तुम्हें नौकरी से क्यों निकाला। तो उसने बताया कि असल में लूडो वहाँ भी खेलता था, लत लगी हुई थी, छोटे छोटे जीतता फिर हारता। कई बार ऐसा होता कि लूडो खेलने के लिए पैसे नहीं ऑनलाइन गेमिंग में, तो उस घर का राशन में ही लाता था और उसी कॉलोनी के पास 2-3 दुकानें जहाँ से वो लेकर आता था, तो वहाँ जाता था, वहाँ से राशन ले आता था। तो कुछ दुकानदारों से पैसे मांगे, उन्हें पता था मैं साहब के यहाँ काम करता हूँ, वो दे देते थे और मैं उन्हें लौटा भी देता था। फिर कई बार ऐसा हुआ कि सामान लेने गया पैसे लेकर, पर उसने सामान लिया और कहा कि साहब या मैम के पास अभी पैसे नहीं है, वो आएंगे तो दे देंगे। उन्हें भी पता है इतने बड़े अफसर हैं, दुकानदार बिना पैसे लिए हुए दे देता था, जबकि वो पैसा लेकर आता था और उस पैसे से फिर वो गेम खेल लेता था। तो जब कई बार ऐसा हुआ तब दुकानदारों को लगा और कुछ उधार उसने लौटाए नहीं। तब उन्होंने IRS अफसर की वाइफ को ये बात एक दिन बता दी। वो किसी काम से शॉप पहुंची कि ये राहुल इस तरीके से करता है। फिर दूसरे शॉपकीपर ने ये बताया। जब 2-3 शिकायत आई तब उन्होंने अपने हस्बैंड को बताया और तब ये हुआ कि ये ठीक नहीं है, ये उधार ले रहा है, नाम बदनाम कर रहा है, पैसे नहीं देता है।
तो हो सकता है कल को चोरी भी करे। इसीलिए 1.5 महीने पहले हस्बैंड वाइफ ने मिलकर राहुल को नौकरी से निकाल दिया। अब पुलिस ने पूछा कि जब तुम्हें पैसे की जरूरत थी, तुम्हारे दोस्त को लौटाना था, तो फिर तुमने मर्डर क्यों किया, और मर्डर से पहले रेप क्यों किया या जबरदस्ती क्यों की? तब राहुल ने जो पुलिस को बताया वो ये कि अगर मुझे दीदी पैसे दे देती तो ये सब नहीं होता। अब आप सोचिए, जिस लड़की की उसने आबरू लूटी, अब उसे दीदी कह के संबोधित कर रहा है। कह रहा अगर दीदी मुझे पैसे लेने दे देती या पैसे दे देती तो ये सब कुछ नहीं होता, फिर मैं कुछ नहीं करता। यानी अगर उसे चोरी करने से नहीं रोका जाता तो उसका कहना है कि ना मैं कत्ल करता ना मैं ज़बरदस्ती करता। पर चूंकि उस लड़की ने रोका, इसीलिए हाथापाई हुई, और इसी दौरान जब वो बेहोश हुई तब उसने उसके साथ ज़बरदस्ती की। फिर उसे ये डर था कि अब वो चूँकि पहचान चुकी, उसे घर में आया है, तो वो सबूत छोड़ना नहीं चाहता था, और इसीलिए उस वक्त वहाँ एक मोबाइल का चार्जिंग वायर पड़ा था जो उसने उसके गले में बेहोशी के आलम में डाला, गला घोंटा, और जब उसे यकीन हो गया कि वो मर गई, तब फिर आराम से उसे, अभी भी घड़ी देख रहा था, उसे पता है टाइमिंग, 8 महीने में उसे मालूम था कि कभी भी हस्बैंड वाइफ 7:30 से पहले घर नहीं आते, क्योंकि वो जिम में जाते हैं, दोनों जिम करते हैं, और 1 घंटा जिम, हाफ एन आवर बाकी चीज़ों में लगाते हैं। तो उसे सब पता था, और 8 बजे से पहले कभी नौकर नहीं आएंगे बाकी दो। तो तसल्ली से बिना खौफ के कपड़े बदलता है, जूते उतारता है, स्लीपर पहनता है, IRS अफसर का ही पैंट उठाता है अलमारी से, फिर वो सारे पैसे और वो कैश लेता है, वहीं से एक बैग ढूंढता है, उसमें डालता है, और फिर नीचे तसल्ली से, आप CCTV कैमरे में जब जाते हुए देखेंगे तब भी वो घबराहट में नहीं है, वो चला जाता है। तो पुलिस पूछताछ में राहुल का कहना था कि अगर दीदी ने मुझे न रोका होता तो ये नहीं होता। लेकिन दिल्ली पुलिस का कहना है कि 9 घंटे के अंदर जो लड़का 2 रेप करे और 1 मर्डर, इसका मतलब है उसकी फितरत है, उसका क्रिमिनल माइंड है ये सारी चीज़ों को करने की। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई। उस रिपोर्ट में कहा गया है कि उस लड़की के जिस्म पर जगह जगह जख्मों के निशान और नोचने खसोटने के निशान हैं। लेकिन ज़बरदस्ती करने की जहाँ तक बात है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट से कभी इसका खुलासा नहीं होता। इसके लिए फॉरेंसिक रिपोर्ट आती है, और फॉरेंसिक रिपोर्ट का भी इंतज़ार किया जा रहा है, शायद आजकल में आ भी जाए तो उससे कंफर्म हो जाएगा। 19 साल का लड़का, सोचिए, 9 घंटे, 2 ऐसी वारदात, और उसके बाद बचने के लिए भी कि कैसे कहाँ जाना है, रेलवे स्टेशन जाना, होटल जाना, फ़ोन कैसे इस्तेमाल करना है, सारी बातें पता है। मतलब क्रिमिनल बैकग्राउंड ना होते हुए भी उसका पूरा दिमाग एक क्रिमिनल की तरह ही चल रहा था, और 19 साल। तो ये थी अफसोसनाक कहानी। अब आपसे मुलाकात होगी कल रात 9 बजे किसी नई कहानी के साथ। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।